हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ना बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, बहुत कॉन्सेप्ट है। मैं नहीं चाहता कोई टॉपिक ऐसे ही निकाल दूं हवा में, तो प्लीज मुझे 5 से 6 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जरूर देना। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग के अंदर मैं अच्छे से इन चैप्टर को कोशिश करूंगा 15 to 16 मिनट्स के अंदर कंप्लीट रिवीजन करा दूं। स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर प्लानिंग के बाद जो सेकंड फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग। पेपर में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ था कि इट मीन्स द ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन। कौन सा फंक्शन है जो ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन है। मेजर बच्चे डायरेक्टिंग में लिख के आते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजिंग का है। ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन, सेम लाइन एनसीईआरटी के अंदर दे रखा ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि हर एक चीज को अरेंज करना, मैन मटेरियल सब कुछ अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। फॉर प्लानिंग टू बी फ्रूटफुल, अ नंबर ऑफ कंसिडरेशन लाइक रिसोर्सेज दैट विल बी नीडेड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फॉर द सेम, ट्रांसलेशन ऑफ वर्क इनटू अटेनमेंट टास्क, एम्पावरिंग द वर्कफोर्स फॉर अचीविंग या अकम्प्लिश दीज टास्क। ये है ऑर्गेनाइजिंग। जो भी आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स वगैरह अरेंज करना ताकि गोल को अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इंप्लाइज अ प्रोसेस वेयर कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट, assemble resources and integrate both into unified whole to be utilized for achieving specified objective। ये लाइन लिखी हुई आई केस स्टडी के अंदर, समझ जाना ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग के 4 पॉइंट्स है प्रोसेस के अंदर। आइडिया, IDEA, ए पहले आएगा। अब सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पूरा का पूरा काम जो है ना उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दो और एक इंसान को एक ही काम देना है, मैचिंग टू स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज। फिर बनाना है डिपार्टमेंट। 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं क्लास, फंक्शनल और डिविजनल। फिर लोगों को काम देना है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना है और बताना भी तुम्हारा ये काम है। जब आप काम दोगे तो काम को पूरा करने के लिए पावर दोगे। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसके पास ज्यादा पावर पहुंच गया वो बन गया सुपीरियर, जिसके पास कम पावर बना वो बन गया सबऑर्डिनेट। इसका एक कीवर्ड है, इट क्रिएट ए हिरारिकल स्ट्रक्चर। ये एक हिरारिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये पता पड़ जाता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। किससे पता पड़ता है? स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ये प्रोसेस ध्यान रखना। अब जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं 2 होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिवीजन स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। प्रोडक्शन वाले सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स वाले सेल्स में, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में, एचआर वाले एचआर डिपार्टमेंट के अंदर। दूसरा आता है डिवीजन स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट, दूसरे प्रोडक्ट का दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरे प्रोडक्ट का तीसरा डिपार्टमेंट। फिर उन डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग फंक्शन होते हैं बट वो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर रहते हैं, उसको बोलते हैं डिवीजन। जैसे एमडी है, ये अलग अलग, देखो यहाँ पे क्या हो गया, डिपार्टमेंट बन गया। यहाँ पे देखो अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक का अलग डिपार्टमेंट, गारमेंट्स का अलग, फुटवेयर का अलग, स्किन केयर का अलग। फिर जो फुटवेयर है उसके अंदर भी फिर एचआर है, मार्केटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, परचेज सेल, सब कुछ है। गारमेंट के अंदर भी होगा, कॉस्मेटिक के अंदर भी होगा। तो डिवीजन स्ट्रक्चर महंगा है, ज्यादा प्रोडक्ट जिसके अंदर होते हैं उनके, ये तो बन गया एक डिवीजन प्रोडक्ट का। फिर उसके अंदर भी अलग अलग फंक्शन करने वाले लोग होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग का फायदा क्या है? तो जब आप काम को बांटोगे, इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंग काम दोगे, तो उससे क्या होगा, काम करते करते वो बंदा एक्सपर्ट हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप रहेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसका क्या क्या काम है। दिस रिमूव एम्बिग्विटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, कौन किसको काम देगा, कौन किससे काम लेगा। एक हियरार्किकल ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, वर्किंग रिलेशनशिप पता रहता है। रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना, ऑब्वियसली एक ही इंसान एक ही काम करेगा, स्पेशलाइज हो जाएगा तो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, तालमेल बना रहेगा और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी होगा। These all are the importance of organizing। जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं ना, अपने आप एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि कौन कैसे किससे काम कराएगा। दैट होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका कीवर्ड क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव टास्क्स आर परफॉर्म। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक सुपीरियर अपने अंडर में कितने लोगों को रख के काम करा सकता है अच्छे तरीके से, ओवरबर्डन ना होके, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन है नैरो और वाइड। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जहां पे एक जो है वो अपने अंडर कम लोगों को रखेगा, वो कम लोगों को रखेगा, वो कम लोगों को, तो ये बन गया नैरो। वर्टिकल बन जाता है ट्रिल, टॉल स्ट्रक्चर, ये बनेगा टॉल स्ट्रक्चर, लंबा स्ट्रक्चर बन गया। वाइडर स्पैन मतलब क्या है? एक मैनेजर ना कई लोगों को रखता है, 3 से 4 लोगों को रख लेगा, फिर ये भी 3 से 4 लोगों को रख लेंगे, तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाएगा या वाइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जब ज्यादा नंबर ऑफ लोग एक मैनेजर रखता है, कम रखता है तो नैरो हो गया। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 होते हैं। फंक्शनल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही आता है। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? जब काम को बांटा जाता है फंक्शन के अकॉर्डिंग। इससे होता क्या है? काम को बांटा जाता है फंक्शन के अकॉर्डिंग, हर फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है,
इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। आप काम करते करते एक्सपर्ट बन जाते हो। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सिमिलर नेचर का जो एक तरफ होता है, एक कंपनी जब एक प्रोडक्ट बना रही होती है तब ये अच्छा होता है, सस्ता होता है। अब जो है डिफिकल्ट टू फाइंड वन अकाउंटेबल, अब सेल्स नहीं हुई तो भैया आप इसमें बड़ा मुश्किल है, सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा परचेज डिपार्टमेंट की गलती है, परचेज बोलेगा फाइनेंस की गलती है, तो एक दूसरे के ऊपर सब टालते चले जाते हैं। अकाउंटेबल ठहराना बड़ा मुश्किल है। लिमिटेड टाइप ऑफ ट्रेनिंग इसके अंदर दी जाती है, आपको एक ही टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंदर। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्स डिपार्टमेंट हो सेल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, एक ही टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी। और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज सबका काम सबका फंक्शन अलग अलग है। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। फायदा क्या है? स्पेशलाइजेशन, सुपरविजन करना आसान है, तालमेल बनाना जो है बहुत आसान है, मैनेजरल एफिशिएंसी बढ़ेगी और ट्रेनिंग में भी फायदा होगा क्योंकि आपको एक ही टाइप की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। घाटा क्या है? डिपार्टमेंट अपने स्पेशलाइज हो जाएगा अपने वे में और वो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोस्पेक्टस है उसको देखना भूल जाएगा। और डिपार्टमेंट जब बहुत बड़ा होता है तो कम्युनिकेशन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक्शन में डिले होता है। डिपार्टमेंट हेड अपने बारे में सोचते हैं जिसकी वजह से हर डिपार्टमेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हुआ तो आप किसको ब्लेम करोगे? से फायदा नहीं हुआ प्रोडक्ट के अंदर तो सब डिपार्टमेंट एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, बिकॉज सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एक ही टाइप की दी जाती है, तो कल को आप उससे कोई और काम नहीं करा सकते, परचेज वाले से और प्रोडक्शन का सेल्स का काम नहीं करा सकते। डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, उसका सेल परचेज मार्केटिंग सब कुछ उस डिपार्टमेंट के अंदर होगा। डिवीजन है एज पर प्रोडक्ट, वहां पे एज पर फंक्शन था। कॉमन प्रोडक्ट का जो है वो उसके अंदर लोग रख दिए जाते हैं जो उस प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट, वहां पे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन था, यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए सुटेबल है और ऑर्गेनाइजेशन नए नए प्रोडक्ट को आसानी से ऐड कर सकता है। 4 प्रोडक्ट है, 4 डिपार्टमेंट है, 5वां प्रोडक्ट आएगा, 5वां डिपार्टमेंट बन जाएगा इनको बिना छेड़े, जो कि फंक्शनल में बड़ा प्रॉब्लम था। ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, जिस प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई है वही प्रोडक्ट जिम्मेदार होगा। और ये फ्लेक्सिबल है, एक प्रोडक्ट के अंदर जो है इंसान 5 काम अलग अलग भी कर सकता है क्योंकि उस प्रोडक्ट के बारे में उसको पूरी एक्सपर्टीज है। वहां पे एक ही फंक्शन करता है, यहाँ पे फंक्शन अलग अलग कर सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर नए लाइन ऑफ प्रोडक्ट आसानी से ऐड कर सकते हो। फायदा क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, बिकॉज आपका प्रोडक्ट आपका डिपार्टमेंट के अंदर ही है। आप जिस प्रोडक्ट का सेल नहीं हुआ वहां पे अकाउंटेबिलिटी ठहराना आसान है, दूसरे काम करा सकते हो। एक्सपेंशन ग्रोथ अभी हमने पढ़ भी लिया सारा का सारा। हर डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगा और कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है, होल कंपनी का जो गोल है वो भूल जाएगा। वो लड़ाई झगड़ा होता है जब कंपनी रिसोर्स अलोकेट करती है और इसके अंदर पैसा बहुत चाहिए, बिकॉज मल्टी प्रोडक्ट कंपनी इसको यूज करती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काम पे फोकस करता है, स्केलर चेन फॉलो होता है इसके अंदर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम की बातें होती है, तो गोल को अचीव करना ही मेन पर्पस है और इसके अंदर फंक्शनल डिवीजन स्ट्रक्चर इंक्लूड होता है और ये जानबूझकर बनाया जाता है मैनेजर द्वारा। फॉर्मल जब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टारगेट, ये सारी चीजें जहां पे होती हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अपने आप ही हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हो जाता है जहां फ्रेंडली ग्रुप है, कंपेनियनशिप है, नेचुरल लव अफेक्शन, सोशल नीड यहां पूरी हो जाती है। नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये ऑटोमेटिकली बना दिया जाता है। ये जब अगर ये बनाना तो ये अपने आप बन जाएगा। ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है, सोशल नीड एम्प्लॉयज की पूरी करता है, स्केलर चेन फॉलो नहीं होता और इसके अंदर ऑल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं। ध्यान रखना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स, गेम, ये सारी चीजें होती हैं। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे क्या हैं? ये स्केलर चेन को फॉलो करता है, सिस्टमेटिक वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने का मेन फोकस है, कोऑर्डिनेशन और ज्यादातर ध्यान किस पे दिया जाता है? काम पे दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां पे सारा का सारा रिजल्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू अचीव सिस्टमेटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पे सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाता है, रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइजेशन किया जाता है इफेक्टिवली, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेज क्या है? कोई फीडबैक नहीं मिलते इसके अंदर, इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज, एम्फोसिस ऑन वर्क ओनली और कई बार काम में देरी भी होती है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडिविजुअल आर असाइन वेरियस जॉब पोजीशन व्हाइल वर्किंग एट दोस जॉब पोजीशन इंडिविजुअल इंटरैक्ट विद ईच अदर, हमने पढ़ ही लिया। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो ग्रेप वाइन होता है। ये आप पढ़ोगे डायरेक्टिंग के अंदर जाके पढ़ोगे, जो कम्युनिकेशन है इनफॉर्मल का उसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। इनफॉर्मल का फायदा क्या है? कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, सोशल नीड पूरी हो जाती है,
फीडबैक करेक्ट मिलता है, तालमेल बना रहता है और यूनिटी और टुगेदरनेस बना रहता है। ये स्केलर चेन फॉलो नहीं करता और इसके अंदर सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आती हैं, हमने पढ़ लिया है। डिसएडवांटेज क्या है, ये अफवाहें फैलाता है, कोई सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होता और कई बार इसमें काम भी नहीं हो पाता तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। जब कोई इंसान अकेला सारा काम नहीं कर सकता तो वो काम को नीचे लेवल पे बांटता चला जाता है, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब काम को नीचे लेवल पे बांटेगा तो ऑब्वियसली पावर को भी नीचे लेवल पे देगा, जो पावर हम ऊपर से नीचे देते हैं उसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, इमीडिएट सबऑर्डिनेट। यहां पे जस्ट आपके जो नीचे है ना, आप उसको बोलते हो भाई तू ये काम कर ले, तेरे को मैं ये पावर दे रहा हूं। यहां पे दो लेवल होता है और मेन पर्पस होता है वर्कलोड को कम करना, ये रूटीन एक्टिविटी है। डेलीगेशन का इज डजंट मीन एब्डिकेशन। अगर ए को कोई काम मिला, ए ने बी को डेलीगेट किया तो बी ए के लिए अकाउंटेबल है और ए अकाउंटेबल है अपने बॉस के लिए, यानी कि ए ने काम को नीचे दे दिया तो बी को हम पावर दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अभी एक ही रहेगी। मान लो मेरे बॉस ने मुझे काम दिया, मैंने किसी और से काम दिया, मैंने किसी और को काम दिया, उसने काम पूरा नहीं किया तो मैं बॉस से ये नहीं कह सकता बॉस मैं ये करूं, मैंने तो उसको दिया था, उसने पूरा नहीं किया, मेरी गलती नहीं है। नहीं, मैं अकाउंटेबल हूं, मैं अभी भी आंसर दूंगा। तो ध्यान रखना, डेलीगेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी को कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे भेजा जा सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अभी भी आप ही की रहेगी। अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट, राइट। तीन एलिमेंट है डेलीगेशन के, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होती है और अकाउंटेबिलिटी को कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाता है, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आता है, अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे वाला ऊपर के लिए अकाउंटेबल रहता है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, अभी हम डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के नीचे आता है डिसेंट्रलाइजेशन, और डेलीगेशन नेसेसरी है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी। सर डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? सिंपल सी बात है, ए ने बी को काम दिया, वो डेलीगेशन है, बी ने उस काम को पूरी कंपनी में सभी लेवल के अंदर बांट दिया, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का फायदा क्या है? जब हम काम को नीचे लेवल पे देते हैं तो मतलब नीचे लेवल के एम्प्लॉयज पे हम भरोसा कर रहे हैं। डेलीगेशन में काम जस्ट आपकी जो नीचे होता है ना, आप उसको देते हो, यानी मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज का मोटिवेट होते हैं, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है, वर्कलोड कम होता है मैनेजर का क्योंकि रूटीन वर्क नीचे लेवल पे बांट देता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट अच्छा बन जाता है, टाइम बचता है उसके पास अच्छे से काम करने के लिए, रूटीन वर्क को नीचे दे देता है, कंपनी का ग्रोथ होता है और ऊपर और नीचे जिनमें काम बटा है उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जब टॉप लेवल मैनेजर, डिसेंट्रलाइजेशन करता कौन है? टॉप लेवल मैनेजर, सबको बराबर बराबर पावर बांट देता है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वहां पे दो लोग इन्वॉल्व थे, दो लेवल इन्वॉल्व थे, यहां पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, सारे लेवल यहां पे इन्वॉल्व है। वहां पे मेन वर्कलोड कम करना था, यहां पे सबका पार्टिसिपेशन है और क्विक डिसीजन मेकिंग यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव है। एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर इन अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन में ऑल लेवल इन्वॉल्व होते हैं, पेपर में पहचानने के लिए आता है डेलीगेशन है डिसेंट्रलाइजेशन है, उसकी इंपोर्टेंस लिखो। तो ये बहुत जरूरी है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा, फंक्शनल डिविजनल और डेलीगेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे ऑटोनॉमी ज्यादा होती है क्योंकि ए ने सबको बराबर बराबर पावर बांटा हुआ है, तो नजर रखने का थोड़ा सा ए के पास मौका नहीं होता सब पे, तो ऑटोनॉमी ज्यादा होती है, बराबर बराबर पावर सब में बढ़ जाता है। मेन पर्पज है सबका इन्वॉल्वमेंट लाना, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना हर एक लेवल पे, ये फ्रीडम अलाउ करता है। यहाँ पे फ्रीडम ऑपरेशन अलाउ होता है, वहां पे फ्रीडम ऑपरेशन अलाउ नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजर्स की होती है और ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है, पढ़ लिया हमने। इसका बेनिफिट क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का? सबसे पहले डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, पासिंग अथॉरिटी मिडिल लेवल लोअर लेवल। तो जो सबऑर्डिनेट्स है ना, उनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बढ़ावा देना होता है, मैनेजरल टैलेंट बन जाता है फ्यूचर में, वर्कर्स का डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, कंट्रोल अच्छा रहता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट को यहाँ पे रिलीफ मिलता है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन बेनिफिट। डिफरेंस की बात करें, डेलीगेशन में दो पार्टी इन्वॉल्व है, यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। डेलीगेशन एक रूटीन जॉब है, ये वन टाइम डिसीजन है, लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन ड्यू टू कंटिन्यूस सुपरविजन बाय द मैनेजर। यहाँ मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन है ड्यू टू पीरियडिक अप्रूवल नॉट कंटिन्यूस सुपरविजन। तो फ्रीडम यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे फ्रीडम थोड़ा सा कम है। ये नैरो स्कोप है, ये वाइडर स्कोप है क्योंकि सारे लेवल इन्वॉल्व है। ध्यान रखना, मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन क्यों है? पीरियडिक अप्रूवल है, कंटिन्यूस सुपरविजन नहीं। यहाँ तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बॉस बैठा है जिसने तुमको पावर दिया, वो नजर रखेगा तुम्हारे ऊपर कंटिन्यूअसली। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी
मैनेजर, डेलीगेशन हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपलसरी है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, ध्यान रखना। और डिसेंट्रलाइजेशन इसी का एक्सटेंशन है, इसके बाद आता है ये, पहले डेलीगेशन फिर डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजर, ये वर्कलोड कम करता है जबकि सबका रोल बढ़ाता है, उनको ऑटोनॉमी देता है। अथॉरिटी आपका सुपीरियर देगा, जस्ट आपके ऊपर जो बॉस होगा, यहाँ पर अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजर्स देता है। मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मुझे टेंडर मिला, वो डेलीगेशन हो गया, ठीक है, वो नहीं कर पा रहा उसने मुझे दिया, मैंने सबको बराबर बराबर काम बांट दिया, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। दैट्स इट, काफी बड़ा चैप्टर था, आई होप मैंने खत्म किया। एक्चुअली मैं इसको लाइव भी करा चुका हूं, रिकॉर्ड वीडियो भी डाल चुका हूं, केस स्टडी, एमसीक्यू, सब कुछ मैं तुमको करा चुका हूं। हाल ही में मैंने सब कुछ तुमको एडुकेट करा चुका हूं इसका। ये बस एक रिवीजन के लिए कि अगर आप भूल जाते हो कोई चीजें तो क्विकली आप इस वीडियो को देख के अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।